हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन 34 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस जो कि चैप्टर्स 3 एंड 4 से रिलेटेड हैं, दैट आर आस्क्ड इन द सैंपल पेपर 2024 एंड 25। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहती हूँ बच्चों, कि ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इनका कंबाइंड वेटेज 14 मार्क्स का है। और इससे पहले जो हमने चैप्टर्स 1 और 2 डिस्कस करे थे उनका कंबाइंड वेटेज 16 मार्क्स का है। चैप्टर्स 1 एंड 2 जो हैं उसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं और उसकी वेटेज जो है वो 16 मार्क्स की है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा कंसंट्रेशन आप चैप्टर्स 3 एंड 4 पे करें, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस सर्विसेज, क्योंकि जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं इन दोनों चैप्टर्स के काफ़ी कम हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 मार्क्स का ही डिफरेंस है। तो अगर आप चैप्टर्स 3 एंड 4 के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड और लर्न करने हैं, उसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस सैंपल पेपर में भी हम देखेंगे कि उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप अपने एनुअल एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। लास्ट ईयर 2023 और 24 में भी इन चैप्टर्स से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखे हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो वो 5 क्वेश्चंस और जो 5 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इन 10 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के बाद, देखने के बाद आपको बहुत ही क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर्स 3 और 4 की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं और उन्हें हमें आंसर कैसे करना है। जो 5 क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से, उसमें 2 क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यूज हैं, 2 जो हैं इसमें से केस स्टडीज पूछी गई हैं और एक जो है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह की टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे इन दोनों चैप्टर्स 3 एंड 4 से एनुअल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जब हमने एनालिसिस की थी सैंपल पेपर की, तो क्वेश्चन नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर भी एक बार आप दोबारा से अपने पास क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 15, 21, 22 एंड 33। ये 5 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स से पूछे गए हैं जिन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि मैं साथ-साथ आपको प्रेजेंटेशन टिप्स भी बताऊंगी कि अगर एमसीक्यूज पूछे जाएं तो किस तरह से हमें एलिमिनेशन थ्योरी यूज करनी है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह से हमें आंसर स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से उसे पॉइंट्स में लिखना चाहिए, और अगर केस स्टडीज पूछी जाएं तो हमें कैसे आंसर करना चाहिए। और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो आपके एनुअल एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप मैक्सिमम लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी करिए ताकि हर एक को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह का पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर की भी सैंपल पेपर में दिया हुआ था और इस साल भी एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन है, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे पूछा है आइडेंटिफाई द सर्विस हाईलाइटेड इन द पिक्चर। तो अब आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है कि 2 हाथ हैं जो कि बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। The family, that is the life, the house, the automobile, the factory, fire, health। तो इस तरह की प्रोटेक्शन जो है वो किस तरह की सर्विस से प्रोवाइड की जाती है? डेफिनेटली इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली विजिबल है दैट आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज द सर्विस हाईलाइटेड इन दिस पिक्चर इज द इंश्योरेंस। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट ऐसा कुछ यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इस पिक्चर में हम बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं दैट इज द सर्विस हाईलाइटेड इज द इंश्योरेंस। एक और क्वेश्चन जो कि 1 नंबर का है इन दोनों चैप्टर्स से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन रेफरिंग टू द एग्जांपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी इंश्योरेंस से रिलेटेड ही टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन भी चैप्टर 4 का है, बिजनेस सर्विसेज, सब टॉपिक है इंश्योरेंस। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं
और इन चारों स्टेटमेंट्स को हम रीड करेंगे और उसके बाद हमें सही ऑप्शन चूज करना है जिसमें बता रखा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो पहले हम चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके आगे हम ट्रू और फॉल्स लिख देते हैं और उसके बाद हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, ट्रस्टी होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो ये सही एग्जाम्पल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कि एक ट्रस्टी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है उस प्रॉपर्टी में जिसका वो ट्रस्टी होता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, अ कंपनी इंश्योरिंग द लाइफ ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर। तो जो ब्रांड एम्बेसडर होता है कंपनी के लिए, उसकी लाइफ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक ब्रांड एम्बेसडर की लाइफ को भी कंपनी इंश्योर करवा सकती है, उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 3, फादर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ अ लाइफ ऑफ हिज सन। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है, तो ये भी ट्रू है। और लास्ट स्टेटमेंट है, मिस हर्षिता टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी इन द नेम ऑफ हर फ्रेंड। तो फ्रेंड की लाइफ में किसी का भी कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट है और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखते हैं तो ए ऑप्शन में ही ये दे रखा है 1, 2, 3 आर करेक्ट एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमें और ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये एक्चुअली ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है लेकिन इसमें सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दे रखी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है जिसमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उन चारों के बारे में हमें ये जज करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो एक एक नंबर के 2 क्वेश्चंस दोनों बिजनेस सर्विसेज से एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे गए हैं। इसी तरह से आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एनुअल एग्जाम्स में। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 21, एक तो ये चॉइस का क्वेश्चन है और दूसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये केस स्टडी है, छोटी सी केस स्टडी है। तो केस स्टडी के लिए पहला रूल कि हम उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे पहले और फिर उसके बाद केस को पढ़ेंगे और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। सबसे पहले केस स्टडी में देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसका मतलब ये क्वेश्चन चैप्टर 3 से है। चैप्टर 3 में हमने 3 तरह की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पढ़ रखी हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड द गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पर क्योंकि हमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पूछी है तो ए पार्ट में तो हमें उसे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और बी पार्ट में हमें एक्सप्लेन करने हैं उसके 2 फीचर्स, वो भी अदर देन द वन विच हैज बीन मेंशन्ड इन द गिवन पैराग्राफ। इसका मतलब कि एक फीचर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ होगा, वो फीचर हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, उसके अलावा कोई 2 फीचर्स हमें एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में बात हो रही है। The Department of Post, trading as India Post, is a government-operated postal system in India, which is the part of the Ministry of Communications under the Government of India. It was formed on 1st October 1854. बहुत क्लियर कीवर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है, पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री बता रखा है। यहाँ पर हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की बात हो रही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। आंसर ए। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, दैट द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज that has been discussed above is the departmental undertaking। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फीचर उसके स्टेटस के बारे में बता रखा है कि उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इट इज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न्ड। तो अब जब आप 2 फीचर्स डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें स्टेटस के बारे में आप बात नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई 2 और फीचर्स हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में बताएंगे। तो हम इसकी फंडिंग के बारे में बता सकते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की फंडिंग या फाइनेंस कैसे होता है, दैट ऑल द फंड्स कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और इसके सारे एक्सपेंसेस भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही इनकर किए जाते हैं। और हम दूसरा फीचर इसके स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज के बारे में बता सकते हैं,
उनका स्टेटस गवर्नमेंट सर्वेंट्स का होता है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, सैलरी, वेजेस, रिटायरमेंट, वो सारे रूल्स जो हैं इन एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल होते हैं। तो बी पार्ट का आप आंसर लिखेंगे, द टू फीचर्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अदर देन विच आर मेंशन इन द पैराग्राफ आर वन रिगार्डिंग द फाइनेंस, अनदर इज रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉइज। उन दोनों के नाम लिखेंगे और उन्हें एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। सिर्फ 3 ही नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर ए पार्ट में सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन के मिल जाएंगे, बचे 2 नंबर। 2 नंबर में से अगर आप 2 हेडिंग्स लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। उन दोनों हेडिंग्स के बारे में एक एक पॉइंट लिख देंगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा। तो इस तरह से आप 3 नंबर का क्वेश्चन, जो कि छोटी सी केस स्टडी है, परफेक्टली आंसर करके फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और उसके साथ चॉइस में देखिए कि यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और फिर उसके भी 2 फीचर्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम केस को पढ़ लेते हैं। एनटीपीसी इज कैरिंग ऑन द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ एनर्जी एंड पावर। एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होती है, ये यहाँ पे वर्ड लिमिटेड मिसिंग है। मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जहां पर भी शेयर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है, क्योंकि बहुत ही बेसिक फीचर गवर्नमेंट कंपनी का ये होता है कि गवर्नमेंट कंपनी में जो शेयर्स खरीदे जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे खरीदे जाते हैं, और वो शेयर्स कौन हेल्ड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर दे रखा है। It enjoys all the characteristics of a company. The board of directors are appointed by the government. The board and the shareholders are responsible for the efficient working of the company. The company prepares its annual report and submits to the appropriate authorities. अब यहाँ पर एक डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर इतने सारे फीचर्स ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दे रखे हैं और हमें 2 फीचर्स वो आइडेंटिफाई करने हैं जो कि ऑलरेडी इस पैराग्राफ में दे रखे हैं। तो कंपैरेटिवली ये चॉइस ज्यादा अच्छी चॉइस है, क्योंकि यहाँ तो फीचर्स आपको दे ही रखे हैं, सिर्फ आपको मेंशन करने हैं। तो इतने सारे फीचर्स दे रखे हैं। शेयर्स ऑफ दीज कंपनीज आर परचेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एनुअल रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर होती हैं और कहाँ सबमिट होती हैं, ये सारे फीचर्स ऑलरेडी दे रखे हैं। तो इन्हीं फीचर्स में से 2 फीचर्स आपको इस तरह की एंटरप्राइज के हाईलाइट करने हैं। तो आई होप ये है तो इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, लेकिन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसी तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी फॉर्म में छोटा सा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर 3 इन योर एनुअल एग्जाम्स। और किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ, फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस ऑन एनी 3 बेसिस। देख लीजिए क्वेश्चन को कितना आसान कर दिया है कि इवन बेसिस भी आपको नहीं दे रखी है। एनी 3 बेसिस पे आपको लाइफ, फायर और मैरीन इंश्योरेंस के बारे में बताना है। तो चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज इंश्योरेंस से ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसके साथ चॉइस में पूछा गया है 3 टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि आप एक टेबल बना लेंगे। टेबल में आप बेसिस लिख देंगे 1 2 3, और एक कॉलम में आप लिख देंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, एक में लिख देंगे आप मैरीन इंश्योरेंस के बारे में, और एक में आप लिख देंगे फायर इंश्योरेंस के बारे में। सिर्फ 3 ही नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आप अगर शॉर्ट फॉर्म में भी डिस्टिंग्विशेस लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे आप कि आप पूरी पूरी स्टेटमेंट्स लिखें तीनों तरह के इंश्योरेंस के बारे में, उन बेसिस पे जो आपने सेलेक्ट किए हैं। कोई सी भी आप 3 बेसिस ले सकते हैं, सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर ले सकते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में जो है वो सरेंडर वैल्यू होती है, लेकिन मैरीन और फायर इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू नहीं होती है। सब्जेक्ट मैटर आप ले सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर पर्सन होता है, मैरीन इंश्योरेंस में कार्गो या शिप होती है, फायर इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी होती है, गुड्स होते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, मैरीन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ लॉस, और फायर इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। दोनों टाइम में इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए।
के डिफरेंसेस का टेबुलर चार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। उस टेबुलर चार्ट को दोबारा देख लेंगे और इस टॉपिक को आप रिवाइज कर लेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेलीकॉम सर्विसेज से। टेलीकॉम सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे टाइप की टेलीकॉम सर्विसेज पढ़ रखी हैं। सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, उसके अलावा केबल सर्विसेज, लैंडलाइन सर्विसेज। तो जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उसमें से कोई सी भी 3 सर्विसेज आप मेंशन करेंगे, उसके बारे में एक-एक 2-2 पॉइंट्स बता देंगे। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। बस एक क्वेश्चन और डिस्कस करना बाकी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। नंबर 33 6 नंबर का क्वेश्चन है और जैसा कि आप देख सकते हैं काफी लंबा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज तक कंटिन्यू हो रहा है। तो ये केस स्टडी है और यहाँ की पहली लाइन ही फॉरेन कंपनी के बारे में है, तो इसका मतलब चैप्टर 3 से ये केस स्टडी पूछी गई है। और हम पूरी केस स्टडी पढ़ने से पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चंस इस केस स्टडी से पूछे गए हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज रेफर्ड इन द अबव पैराग्राफ। बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में सिर्फ आइडेंटिफाई होता है और कहीं कहीं पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आइडेंटिफाई एंड स्टेट पूछा जाए तो आपको बिल्कुल एक लाइन उसके बारे में लिखनी होती है। अगर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन पूछा जाए तो आपको उसको प्रॉपर्ली 2-3 लाइनों में पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना होता है। अगर इन्यूमरेट पूछा जाए तो आपको सिर्फ मेंशन करना होता है। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। तो जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे जिस पर्टिकुलर एंटरप्राइज की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद बी पार्ट में पूछा है ऑल्सो एक्सप्लेन 3 फीचर्स ऑफ द एंटरप्राइज आइडेंटिफाइड बाय कोटिंग द लाइंस। देखिए यहाँ पर एक और एडिशनल वर्ड दे रखा है बाय कोटिंग द लाइंस। ए पार्ट में हमें लाइंस कोट नहीं करनी, बी पार्ट में हमें 3 फीचर्स बताने हैं और तीनों फीचर्स को एक्सप्लेन भी करना है और उन तीनों फीचर्स से रिलेटेड हमें लाइंस भी कोट करनी है। तो अब हम केस स्टडी को ध्यान से एक-एक लाइन पढ़ लेते हैं, साथ-साथ हम वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाएँगे, लाइन्स को अंडरलाइन करते जाएँगे जिन्हें कोट करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी आंसर में। Master Limited is a foreign company started its business in an underdeveloped country. The size of the business is quite large. The company has plenty of resources. It employs thousands of people in the underdeveloped country. The raw materials used by the company are readily available here. However, since there was no demand for these raw materials here, the producers were unable to get the best price for it. Due to this reason, the producers were discouraged. तो रॉ मटेरियल रेडीली अवेलेबल है लेकिन प्रोड्यूसर्स को उसका अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा था क्योंकि उसकी डिमांड नहीं थी, तो वो डिस्करेज्ड फील कर रहे थे। सम लोकल बिजनेसमैन यूज्ड टू एक्ट आर्बिट्रेरली अर्लियर। कुछ जो लोकल बिजनेसमैन थे वो अपनी ही मनमर्जी चलाते थे, बट नाउ दे हैव करेक्टेड देमसेल्फ। द रीजन फॉर देयर बिकमिंग बेटर इज कॉम्पिटिशन विद द फॉरेन कंपनी। तो अब क्योंकि कंपटीशन आ गया है, क्योंकि एक फॉरेन कंपनी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, तो उन्होंने भी बेटर वे में बिहेव करना शुरू कर दिया। नाउ देयर आर्बिट्ररी अप्रोच हैज एंडेड ऑल टुगेदर। Master Limited is using completely the latest technology in its various business activities. As a result, the local people also got the opportunity to learn the new technology. Because of using the modern technology and doing production at a large scale, the company's cost of production is very low. Because of its huge size and status, the company occupied a dominant position in the market and took over some of the domestic firms. तो पूरी केस स्टडी में रीड करते टाइम हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यहाँ पर एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की बात हो रही है, जिन्हें हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, ट्रांसनेशनल एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर ए में लिखेंगे दैट द टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आइडेंटिफाइड इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो आधा नंबर जो है आपको आइडेंटिफिकेशन का मिल जाएगा
और फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन में कोई से भी 2 फीचर्स एमएनसीज़ के बारे में लिख देंगे और उन 2 फीचर्स का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो 6 नंबर में से डेढ़ नंबर तो फर्स्ट पार्ट का ही हो गया। उसके बाद बचे साढ़े 4 नंबर बी पार्ट के। एक्सप्लेन 3 फीचर्स आइडेंटिफाइड इन द अबव पैराग्राफ बाय कोटिंग द लाइन्स। अब बी पार्ट को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में अटेम्प्ट करेंगे। एक कॉलम में आप लिख देंगे फीचर्स के बारे में और यहाँ पर आपको 3 फीचर्स जो कि अभी हमने अंडरलाइन करे हैं, उन लाइन्स को कोट करके उन फीचर्स की हेडिंग्स लिख देंगे। फिर उसके बाद जो उनसे रिलेटेड लाइन्स कोट करनी है, वो आप यहाँ पर लाइन्स कोट कर देंगे और फिर उन तीनों फीचर्स के बारे में एक-एक पॉइंट आप बता देंगे। तो डेढ़-डेढ़ नंबर एक फीचर की एक्सप्लेनेशन, तो इस तरह से आपको साढ़े 4 नंबर मिल जाएँगे। फीचर्स कौन-कौन से आपको लिखने हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो लाइन्स मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, साइज़ ऑफ द बिज़नेस इज़ क्वाइट लार्ज। द कंपनी हैज़ प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज़। तो पहला फीचर आप साइज़ एंड रिसोर्सेज़ का लिख देंगे। यहाँ पर ये लाइन आप कोट कर देंगे। दूसरी लाइन आपको दे रखी है, इट एम्प्लॉयज थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो दूसरा फीचर आप मल्टीनेशनल का लिख देंगे, एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। उसके अलावा जो और लाइन्स हमने कोट की हैं, जो अंडरलाइन की हैं, इट यूजेस कंप्लीटली द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। तो तीसरा फीचर आप एडवांस टेक्नोलॉजी का लिख सकते हैं। ये लाइन आप कोट कर देंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। उसके अलावा मार्केट एक्सपेंशन की भी यहाँ बात हो रही है कि ह्यूज साइज है, ह्यूज स्टेटस है, डोमिनेंट पोजीशन है। तो एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट टेरिटरी भी आप फीचर लिख सकते हैं। इस लाइन को कोट कर देंगे आप और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो बहुत सारे फीचर्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के इस पैराग्राफ में दे रखे हैं। उन सारे फीचर्स में से आपको कोई भी 3 फीचर्स जो हैं, वो यहाँ पर लिखने हैं। उन तीनों फीचर्स से रिलेटेड लाइन्स कोट करनी है। ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पैराग्राफ में दे रखा है, तो सिर्फ आपको प्रेज़ेंटेशन करके ही इसमें नंबर ऑब्टेन करने हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, केस स्टडीज बाद में पढ़नी है और प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो आप बहुत आसानी से फुल मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप तो मैंने आपको शुरू में ही दे दी थी कि ये दोनों चैप्टर्स जो हैं इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं। इनको आप अच्छे से दोबारा इनकी हेडिंग्स, इनके पॉइंट्स रिवाइज कर लीजिए। 5 क्वेश्चन सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। इसी तरह से 5-6 क्वेश्चंस आपको एनुअल एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, केस स्टडीज, एमसीक्यूज या डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में, जिनको आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे after going through this video. So all the very best, perform according to the tips that I have discussed with you and hope you are going to get the best marks. So see you next time with the discussion of the questions from chapters 5 and 6. Till then, goodbye, stay healthy and connected.